लगा दूं इसको जी। ऑलराइट, सो हम अब क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल की तरफ आ रहे हैं, और क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल आपके नजदीक क्या है? व्हाट डू यू से, ये क्या हो सकता है, ये क्या स्किल है? मैम, क्लासरूम मैनेजमेंट है कि आपके पास डिफरेंट स्किल्स को जो टीचर्स यूज करके ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कंड्यूसिव जो है वो क्लासरूम बनाते हैं, उसको कहते हैं। ठीक उसमें है, हर चीज मैनेज करनी होती है। वेरी गुड, नियर टू द पॉइंट। अभी हम इसको elaborate भी करते हैं। बहुत से लोगों के नजदीक क्लासरूम मैनेजमेंट मैनेजमेंट है तो कंट्रोलिंग है। शायद क्लासरूम कंट्रोल करने की बात है। हम में से अक्सर लोग एक दूसरे को कह रहे हो तो उसको क्लासरूम कंट्रोल करना नहीं आता, तुम क्लासरूम कंट्रोल ठीक करती हो या करते हो। Now it's a normal saying all the day, we listen to each other, but classroom management skill is not about the controlling the classroom. What is it then? Classroom management basically is that when you maintain congenial and positive learning environment, when you set standards, procedures and rules to carry out teaching effectively and smoothly, and when you modify student behavior to learn skills needed in the changing world. So it's all about it, how, what kind of learning environment, वो जो learning culture है वो कैसा है, उसके साथ साथ आप प्रोसीजर्स कैसे, आप देखें रूल्स भी होते हैं, प्रोसीजर्स भी होते हैं, क्या फर्क होता है दोनों में? रूल्स एंड प्रोसीजर्स। मैम, रूल्स है जिनकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और प्रोसीजर्स एक तरीकाकार होता है, आई थिंक। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और तरीकाकार होता है। अच्छा, रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं ताकि रूल्स इम्प्लीमेंट हो सके। Who is saying that? मुझे भी नजर नहीं आ रहा, स्लाइड है सामने, किसने के इतना अच्छा सा जवाब दिया? मैम मरियम। मरियम, वंडरफुल, वेरी गुड, यस बिल्कुल। प्रोसीजर्स के बगैर आपकी हमें आवाज नहीं आ रही, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही जी। सेट करते हैं कि आपने आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज क्या करना है, और जो है प्रोसीजर्स वो होते हैं जो आप रोज यहाँ पे कहा हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल रोबोट की आवाज आ रही है। सो आप अपने इंटरनेट को देखिए प्लीज, मे बी कोई रीजन है, इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, प्लीज check it, क्योंकि हम we could not understand what you were saying. यस, किसी ने ये भी कहा कि प्रोसीजर्स, तो यस बिल्कुल रूल्स बनाए जाते हैं, फिर प्रोसीजर्स सेट करते हैं, प्रोसीजर्स के थ्रू रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, ठीक है, ये फर्क है। और फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान्स होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में, उसके बगैर क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? इट इज सिंपली इनकम्प्लीट थिंग। मैंने यहाँ पे कुछ एनालॉजीज यूज की हैं। डू यू थिंक दैट क्लासरूम मैनेजमेंट कैन रियली बी अ मैटर ऑफ सिंकिंग और सिंकिंग, स्विमिंग और सिंकिंग? Swimming. Okay. How can we sink in classroom management? What can be the reason that? मैम आवाज बहुत कट रही है आपकी तरफ। नाबिगा आवाज नहीं, आपका इंटरनेट का मसला है, बाकी सबको आवाज आ रही है ना जी मेरी? यस यस मैम जी, जिनको इंटरनेट अगर हमारा स्ट्रांग ना हो तो हमें आवाज ठीक नहीं आती, सो आप प्लीज इंटरनेट चेक करें, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, सो क्या ये मैटर ऑफ स्विमिंग एंड सिंकिंग है? क्या ऐसा है कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल है तो या तो आप पार लग जाएंगे या आप डूब जाएंगे, ऐसा है ना? इट इज अ मैटर ऑफ swimming and sinking. It's that much alarming, it's that much important, it's that much alarming if we don't know how to actually handle a class. यस मैम, और खुद भी डूबेंगे और बाद साथ में स्टूडेंट्स को भी जो डूबेंगे। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना? यस यस एग्जैक्टली, मतलब खुदा ना खास्ता अगर खुद डूब गए तो बच्चे भी डूब जाएंगे, खुद पार लग गए तो बच्चे भी इंशाल्लाह पार लग जाएंगे। एग्जैक्टली। सो गार्डनिंग एंड निटिंग के साथ मैंने एनालॉजी यूज की। एनालॉजी यही होता है कि हमने जैसे तशबीहात देते हैं या कुछ हम उर्दू में भी करते हैं ना कि भाई इसके पैरेलल में एक कॉन्सेप्ट को मैंने बिल्ड किया है। आप में से कौन मुझे बताएगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे जो है वो निटिंग और गार्डनिंग के साथ लिंक्ड है? मैम, हम जब बच्चों की ज़हनी और इखलाकी, टीचर्स तो तरबिया की जिम्मेदार होती ही हैं क्योंकि पार्शली उनके साथ होते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक प्लांटिंग अ सीड एंड वाटरिंग इट टू बिकम अ प्लांट एंड अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होता है उसमें?
गार्डन। उसमें हमें गार्डनर to take care of the plant from seed to a seedling and from a seedling to a plant. ठीक है, उसकी और देखभाल करता है, ठीक उसको है, पानी देता है, पानी देता है। एंड तरबिया इज आई थिंक पानी जो हम कर रहे होते हैं बच्चों की, टीचर्स, ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल। और ठीक है। मैंने knitting का, मेरे ख्याल में knitting का मुझे मेरे ख्याल में knitting और एक्सपीरियंस नहीं है, गार्डनिंग गार्डनिंग का तो शौक भी था, हाँ, एक्सपीरियंस नहीं है knitting का। knitting आउटडेटेड हो गया है ना, लेकिन फिर भी knitting और गार्डनिंग करते हुए दोनों में फोकस करना होता है शायद, क्योंकि जब तक हम फोकस नहीं करेंगे हम कुछ गेन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, फोकस इज वन ऑफ द पॉइंट कि हाँ हमें फोकस करना होता है। गुड पॉइंट। knitting में हो सकता है कि knitting में आप डिफरेंट पैटर्न्स डाल के ना बच्चों पे डिफरेंट पैटर्न्स आप बना सकते हैं, मतलब बच्चों पे आप डिफरेंट इंप्रेशंस छोड़ सकते हैं, knitting उस हवाले से आप। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल हो सकता है। एनालॉजी का एक नया रुख आ गया। थैंक यू ना। यस मैम, knitting में ऐसे ही है ना, जैसे हमने उसके एक एक पॉइंट को देखना होता है, जो knitting कर रहा है उसका अगर थोड़ा सा भी कोई टांका इधर से उधर हो जाए बुनते हुए, तो उसका वो सारा डिजाइन जो है वो खराब हो सकता है। तो ऐसे ही अगर हम बच्चे की ट्रेनिंग में, वो बेशक ज़हनी हो, अखलाकी हो, किसी भी किस्म की हो, उसमें अगर हमसे थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाए, तो जैसे टीचर और डॉक्टर की तो माफी होती नहीं है, सर बिलाल साहब हमेशा कहते हैं इस चीज को, वो हम एग्जांपल देते हैं, तो सेम ऐसे ही ना डॉक्टर की माफी है और ना टीचर की माफी है। तो ये चीज जो है knitting के साथ बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब आप बहुत करीब पहुंच गए टारगेट के। निटिंग की मिसाल मैंने इसलिए इसको एनालॉजी दी। इस एनालॉजी का पर्पस ये है कि निटिंग में आप जो बुनते हैं स्वेटर, उनसे पूछें कि अगर वो नीचे का पहला जो बॉर्डर से पैटर्न होता है, अगर वो गलत हो तो आगे सारा पैटर्न गलत बनता है। अगर पहला ही जो बॉर्डर पैटर्न होगा अगर वो गलत हो जाएगा तो आगे सारा गलत हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि जो हमारा तरबिया, ग्रूमिंग और ये भी पार्ट है, और फिर ये भी कि हम शुरू से ही सेशन के आगाज से ही बच्चों को कैसे लेते हैं, ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको शुरू से ही इन रूल्स, रेगुलेशन और प्रोसीजर्स की तरफ लेकर आए, कि जब बाद में आप बैठ के रोए टीचर्स के, ओ ये क्या हुआ, ये तो इतना टाइम गुजर गया, ये बच्चा चल नहीं सका, या ये बच्चे क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, ये इम्प्रूव नहीं कर रहे, इनका मैं क्या करूं। तो आपने शुरू से ही एवरी डे आपकी जो डिसीजंस हैं रिगार्डिंग द चिल्ड्रन एकेडमिक ग्रोथ, वो आपके साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ तरबिया का फैक्टर भी है। गार्डनिंग के लिए आपने बड़ा अच्छा बता दिया, बिल्कुल। जी मैम, गार्डनिंग के लिए मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल याद आ गई। मेरे टीचर कहा करते थे कि जामुन का बीज लगाकर बाद में कहना अल्लाह ताला इस पर आम लगा दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिसका बीज लगाया होगा वही फल मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। ये भी एक लिंक आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल सो दैट द प्लांट्स कैन ग्रो। और knitting में if you don't get the first row right, later in the pattern you can go back and rip out the whole yarn and start over again। पूरा आप ऊन का गोला वो उधेड़ते हैं, बनता है, फिर आप दोबारा शुरू करते हैं। तो ये इतना ही अहम है कि शुरू से ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ द सोल एंड प्रिपरेशन ऑफ द पैटर्न इन द राइट डायरेक्शन। ये आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल को इससे मैंने लिंक अप करने की कोशिश की है। तो फिर क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या? मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के साथ डेफिनेशन को एलैबोरेट करने की कोशिश की है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल जो है बेसिकली द एक्शन टेकन बाय द टीचर्स, the actions taken by the teacher to create and maintain a learning environment conducive for successful instructions। ठीक है, ये 2006 की एक बड़ी वेल नोन डेफिनेशन है विंस्टीन की। अब इसमें क्या है कि टीचर जो भी एक्शन क्रिएट करे कि उसमें लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो कि कंड्यूसिव हो सक्सेसफुल इंस्ट्रक्शन के लिए। एनवायरनमेंट ही ऐसा हो कि जब इंस्ट्रक्शन दी जाए तो उसका फॉलो अप हो, उसकी फुलफिलमेंट हो। और फिर इसमें दो की पॉइंट्स नजर आते हैं कि एक तो एनवायरनमेंट और दूसरा इंस्ट्रक्शन। दूसरे नंबर पे जो डेफिनेशन है, क्लासरूम मैनेजमेंट रिफर्स टू ऑल द थिंग्स दैट अ टीचर डज to organize students, space, time and material so that maximum learning can take place with minimum distraction। अब यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है कि बेसिकली हाउ यू ऑर्गेनाइज योर स्टूडेंट। 3-4 चीजों को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है। स्टूडेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेस को, टाइम को और मटेरियल को, ताकि मैक्सिमम लर्निंग कैन टेक प्लेस इन मिनिमम
डिस्ट्रैक्शन, विद मिनिमम डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन, अब ये बहुत अहम है, ग्रीन और येलो, कि मिनिमम आपकी डिस्ट्रैक्शन हो और मैक्सिमम आपकी लर्निंग हो। ऐसे तमाम काम आप करें, जो भी आप ग्रुप बनाएं, आप यू शेप कर दें क्लास को, आप इंस्ट्रक्शंस में चेंज कर दें, आप टाइम में कोई कुछ भी आप ऐसा करते हैं। सो ये सारी चीजें लिंक अप होनी चाहिए कि मिनिमम डिस्ट्रैक्शन और मैक्सिमम जो है वो आपके पास लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासरूम जो है वो आगे आए। मैं इससे पहले भी शायद ये हमने कल बात की थी, लेकिन ये है कि डिसिप्लिन इज आल्सो नॉट द क्लासरूम मैनेजमेंट। बहुत सी जगहों पे ये हमें देखने सुनने को मिलता है, हम भी कहते रहे कि क्लासरूम मैनेजमेंट शायद डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन नहीं है क्लासरूम मैनेजमेंट में। अब ये मैंने क्या कह दिया, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो वो डिसिप्लिन इसलिए नहीं है कि डिसिप्लिन is the byproduct of the conducive learning environment. Discipline is basically the outcome. If the students are purposefully engaged, classroom management is all about whether students are purposefully engaged, whether the maximum learning and minimum distraction is going on, then automatically you will get discipline. So classroom management is all about how you handle behavior, your lesson plan, your students, your time and space with minimum distraction and maximum learning culture. But this will automatically create discipline. So discipline is the byproduct of student engagement. You note kar lijiye, discipline is the byproduct of student purposeful engagement. What is your classroom management style? अभी आपने किया, और कुछ लोगों का अथॉरिटेटिव आया, कुछ का लेज़र-फेयर आया, कुछ का इनडिफरेंट आया। अब जिनका अथॉरिटेरियन आया, जो पहला स्टाइल था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है। इसमें हमें जो कभी हमारे बड़े पुराने टीचर भी इस तरह कभी होते थे कि वो कंट्रोल करते थे क्लासरूम को, एक सीधी लाइन में खड़े हो जाएं, हमें सब बिल्कुल सीधी सीधी सीट्स में नजर आने चाहिए, आप सब जो है वो अपनी गर्दनें सीधी रखें, गर्दनें मत हिलाएं, आंखों के आई बॉल भी बिल्कुल सीधे रखिए, आप हमारी तरफ देखेंगे या बोर्ड की तरफ देखें, या हम बहुत ज्यादा controlling element की तरफ थी। So desks were usually in straight rows and there are no deviations. Students must be in their seats at the beginning of the class and they frequently remain there throughout the period. This teacher rarely gives all passes or recognize excuses, absences and all that. So ये वो टीचर है अथॉरिटेरियन जो कंट्रोल करते हैं, जो कहता है गर्दनें सीधी हो, क्लासरूम ऐसे चाहिए मुझे, सांस ना लेना, मैं मार दूंगी यहाँ मतलब कुछ बोलोगे तो मैं सांस निकाल दूंगी, व्हाटएवर दिस काइंड ऑफ। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐसे स्टाइल ट्रेनिंग में भी मौजूद है। इट्स नॉट जस्ट इन टीचिंग, ऐसे स्टाइल ट्रेनिंग में भी मौजूद है जो ये बात करते हैं। आई रिमेम्बर एक बहुत बड़ा सेशन था, बहुत बड़ी ट्रेनर थी और उन्होंने एक गला दबा दिया एक ट्रेनी का, लाइक उसने पकड़ के गले को इतनी जोर से किया, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैंने इंस्ट्रक्शन ये दी है एक्टिविटी के लिए ट्रेनिंग के अंदर। कैन यू इमेजिन दिस इज स्टाइल? आर यू विद मी? मैम शुक्र है कि ये आप वाली जो है ये जो है ऑनलाइन हो रही है। अच्छा सही, नहीं जी आप बिल्कुल ये आपने अच्छा कह दिया। So I still remember she was my junior and she just came and she said that she is, what the hell you said that she's an international trainer, but what has she done with me? क्योंकि मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मैंने पूछी है, उन्होंने आके गला ही दबा दिया पकड़ के उसके गले में 3 दिन पेन रही। तो ये एक अथॉरिटेरियन स्टाइल है जिसने पकड़ के मेजॉरिटी केसेस में बहुत जो है वो स्ट्रेट रोज। अब मैं आपसे नहीं पूछ रही कौन कौन अथॉरिटेरियन है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं ये अथॉरिटेरियन भी नहीं है, ये एक कॉर्पोरल पनिशमेंट में आ जाता है। ये एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है जिसको हम इंडिफरेंट भी ले सकते हैं। अथॉरिटेरियन अच्छे भी होते हैं। अच्छा, अब अथॉरिटेरियन वो जिनके पास अथॉरिटेरियन स्टाइल भी आया है वो ऐसे भी होते हैं जो अपने रूल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो स्टूडेंट्स को जिंदगी के रास्ते सिखाते हैं और वो इसके लिए अपने मैन ऑफ प्रिंसिपल होते हैं वो लोग। तो इसलिए अभी मैं आगे चल के बताऊंगी कौन सा स्टाइल अच्छा है। ठीक है जी, ये भी एक सवाल होता है। लेज़र-फेयर जी, अच्छा हम अथॉरिटेटिव नहीं देते, अथॉरिटेटिव स्टाइल बिलाल साहब का भी है। अच्छा जी, अथॉरिटेटिव टीचर प्लेसेस लिमिट्स एंड कंट्रोल्स ऑन द स्टूडेंट्स बट साइमल्टेनियसली आप इनकरेज करते हैं इंडिपेंडेंस को, कंट्रोल भी करते हैं और मतलब ढील भी देनी है, आपको खींचना भी पता है कि कहाँ खींचना है बच्चों को।
The teacher often explains the reasons behind the rules and decisions. If a student is disruptive, the teacher offers a polite but firm reprimand. The teacher sometimes meets out discipline, but only after careful consideration of circumstances. मतलब discipline पे भी कहीं कहीं compromise हो सकते हैं अगर नहीं अभी नहीं अगर careful consideration मौजूद हो. So again, authoritative teacher जो है वो basically open to considerable verbal interaction होते हैं. मतलब उसके अंदर ये चीज है कि वो ओपन होता है कि किसी किस्म की इंटरेक्शन है, डिस्कशन है, डिबेट है, ओपन माइंडेडनेस के साथ वो आगे आता है और वो अपॉर्चुनिटी देता है लर्निंग एनवायरनमेंट की, सीखने की और प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स. मतलब वो प्रैक्टिस मतलब उसकी प्रैक्टिस में होती है कम्युनिकेशन स्किल. ही इज गुड एट ही और शी इज वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल. तो कांग्रेचुलेशंस बिलाल साहब, बहुत अच्छा आपका तो स्टाइल निकला. ओके जी, laissez-faire. Laissez-faire एक ऐसा स्टाइल है जो कि it actually places few demand or controls on the students. Do your own thing describes the classroom. Do your own thing, but that's it. So laissez-faire कहता है थोड़ा सा ऐसा स्टाइल है कि जो कहता है जी करो, आप लोगों को खुली छुट्टी है, आपने जो करना है वो करें, जो आपका काम है आप वो करें. The teacher accepts the students' impulses and actions and is less likely to monitor the behavior. लेकिन इस पे बस यही है कि टीचर मॉनिटर नहीं करता ज्यादा बिहेवियर. वो एक सिंपल अंदाज में सिर्फ अपने उनके हवाले उनके काम कर देता है और कोशिश ये करता है कि जी वो अपना जो काम है वो उसको करते चले जाएं और ये थोड़ा सा केयर फ्री होने के साथ साथ, लेकिन कभी कभी स्टाइल सक्सेसफुल भी होता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. इनडिफरेंट स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जो बेसिकली बहुत ही खतरनाक स्टाइल है क्योंकि इसमें the teacher is not very much involved in the classroom. The teacher places few demands, if any, and not the students appear generally uninterested. बच्चे भी uninterested, teacher भी indifferent. Indifferent mean उसको परवाह ही कोई नहीं. He does not want to impose on the students anything. Things like field trips and special projects are out of questions. कोई project नहीं होंगे जी, कुछ भी नहीं होगा, जो मैं कह रही हूँ बस ठीक है, जो आपने करना है आप करें, जो मैंने करना है वो मैं करूँ, कोई concern ही नहीं बच्चों के साथ. This teacher simply won't take the necessary preparation time. Sometimes she will use the same material year after year. आपने कुछ ऐसे टीचर्स देखे होंगे जो 2016 में या 2012 में जो पढ़ाते थे वही चीजें वो दोबारा से 2021 में भी पढ़ा देते हैं as it is. तो ऐसे टीचर्स जो होते हैं वो मटेरियल के अंदर भी चेंज नहीं करते क्योंकि वो इंडिफरेंट होते हैं. They don't bother what the change is coming up and all that. So ये एक इंडिफरेंट स्टाइल है. However, ये टीचिंग के अंदर थोड़ा सा मुझे एक रिस्की स्टाइल लगता है कि अगर किसी का ये है तो इसके ऊपर मतलब अगर डोमिनेंट स्टाइल ये है तो गौर किया जा सकता है. अच्छा, अब इसमें ये बड़ी बहस है कि कौन सा स्टाइल अच्छा है और ये बड़ी बहस है कि क्या मैंने जो स्टाइल अपनाया वो बेहतर. आपके नजदीक अब तक कौन सा स्टाइल बेहतर है? व्हाट डू यू से? अथॉरिटेटिव. ओके, एनीवन एल्स? मैं वो बीच वाला जो है उसका नाम मुझे नहीं समझ आ रहा. मैम जी मैम वैसे तो अथॉरिटेटिव भी है, लेकिन जिस तरह आपने देखा ना पहले वाले में भी कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट बताए, नेक्स्ट भी उसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताए. तो आई थिंक सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब कभी-कभी मतलब अथॉरिटेटिव के अलावा भी कोई ना कोई हो सकता है. ठीक है, मतलब डोमिनेंट तो हो सकता है मेजॉरिटी मतलब अथॉरिटेटिव ही हुआ हो तो, लेकिन आपने फर्स्ट वन में बताया कि उसके वो किसी बच्चों को सिखाने के लिए एक लॉन्ग टाइम पॉजिटिव पर्पस के लिए. बिल्कुल सही. तो अच्छा, जो अथॉरिटेरियन को भी आपने laissez-faire भी आया था किसी का. सो laissez-faire भी इतना बुरा स्टाइल नहीं है. ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बहुत से टीचर्स laissez-faire स्टाइल के अंदर फॉल करते हैं जो बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि वो सीखें. लिहाजा यहाँ पे जो ये डिबेट है, जी बताइए. आयशा हियर. मैम किसी पर्सन की दो स्टाइल भी तो हो सकते हैं, मतलब वो दो में भी डोमिनेट हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अभी laissez-faire और अथॉरिटेटिव किसी का दोनों थे तो ये बिल्कुल हो सकते हैं. और आपका जो स्टाइल डोमिनेंट है वो आपकी पर्सनालिटी का शेड है, आप उस तरह से पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाने का अंदाज भी जो मैनेजमेंट वाला स्टाइल है ना,
पढ़ाने में। एक आपका इंटरनल, हमने वो बात की थी जो अभी इकबाल का शेर भी किसी ने पढ़ दिया था, तो वो बिल्कुल वही बात है कि हमने अपने मन में डूब कर पाने की कोशिश की थी कि हम कौन है, वो हमने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में देखा। अब हम देख रहे हैं जब हम क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट स्टाइल क्या है। अब ये बहस के जी कौन सा स्टाइल अच्छा है, कब से चल रही है, इसके ऊपर मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की मुख्तलिफ इसके ऊपर बातें हैं, और जो स्कूल ऑफ थॉट बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो इसके ऊपर कहते हैं कि अथॉरिटेटिव स्टाइल इज द बेस्ट स्टाइल आउट ऑफ ऑल फोर इफ सिलेक्टेड वन। अगर हम एक मजबूर किया जाए कि एक ही बताएं तो वो अथॉरिटेटिव है। एक और मकतबा फ़िक्र के नज़दीक मुख्तलिफ जो स्टाइल्स हैं, इसमें और भी स्टाइल वो ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक्स 4 ही हैं। तो ये जो स्टाइल है ये बेसिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं। एट टाइम्स अगर आपको लगता है कि बच्चों को आपने ऐसा प्रोजेक्ट दिया जिसके ऊपर उनका नॉलेज भी काफी अच्छा है और वो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, शायद आपकी गाइडेंस और आपके बगैर भी, तो आपका लेज़े फेयर स्टाइल उधर कामयाब होगा, ना कि आप ऑल द टाइम अथॉरिटेटिव स्टाइल में रहें। तो वहां पे हो सकता है कि लेज़े फेयर Can I स्टाइल say कामयाब। something यस here? Sorry. यस प्लीज गो अहेड। मैम, ये जो थोड़ा सा टाइम जो मिला है अपने मन में डूबने का, तो उसमें हाँ मुझे एक थोड़ी सी मैं जुर्रत करना चाहूंगी कहने की कि जरूर। मुझे इनमें से कोई स्टाइल पसंद नहीं आया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अच्छा, तो और आप इसमें अपना मुझे हाँ हाँ दिल ये चाह रहा है कि मैं इसमें एक और स्टाइल ऐड कर दूं, हम्म, और वो स्टाइल हो, उसका नाम हो मुरब्बी स्टाइल। ठीक है, बिल्कुल तो सही। उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं शायद और डूबूं तो शायद लिख पाऊं, क्योंकि मेरा स्टाइल कुछ थोड़ा सा अथॉरिटेटिव, थोड़ा सा लेजेस फेयर बना, लेकिन जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो मैं नहीं हूँ और वो मुझे पसंद नहीं आई। तो मुझे लगता है अच्छा कि स्टाइल ठीक भी है, होना चाहिए, विच इज मुरब्बी स्टाइल, बिल्कुल तरबियत सही, करने वाला। बिल्कुल सही। हम्म मुरब्बी तो बिल्कुल हम सब हैं, लेकिन जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम डेलीगेशन ऑफ टास्क की बात करते हैं। जब मैनेजमेंट की अब हम्म ना हम डिफरेंट शेड्स देख रहे हैं टीचर्स के ना। हम्म पहले हम अपनी बात कर रहे थे, हमने 4 डोमेन्स की बात की थी, हमने पैशन, हम्म कॉन्शियस, हार्ट सेट, माइंड सेट की बात की थी, फिर हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस की, हम साथ साथ अपने आप को समझ रहे हैं। अब हम ना क्लासरूम में आ गए और वहां पे हमारे कोई एक स्टाइल ऐसा भी होता है जो हम्म, मैनेजर्स का होता है, हम एज मैनेजर भी काम कर रहे होते हैं ना। तो जी फिर जी वहां बिल्कुल पे डेलीगेशन ऑफ टास्क ये सिर्फ स्पेसिफिकली बिल्कुल बिल्कुल। ये हम्म टूल्स शो कर रहे हैं। और ये बेसिकली हम्म जब आप मैनेजमेंट स्टाइल में होते हैं तो एज मैनेजर जो डेलीगेशन ऑफ टास्क पे आप आते हैं तो आप कैसे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है सिचुएशन के मुताबिक एट टाइम्स लेज़र फेयर बनना पड़ता है, अथॉरिटेटिव होना पड़ता है, हम्म अथॉरिटेरियन भी हो सकते हैं आप। डेफिनेटली उसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट कभी भी नहीं आ सकती, लेकिन अथॉरिटेरियन जो कंट्रोल करते हैं क्लास को, अगर आपको लगे हम्म, कि आपने इस वक्त उनसे एक लेट्स से नेशनल एंथम है या कुछ काम करवाना है, हाँ कोई जी। कोई इस तरह हम्म का है जैसे परेड होता है, या कोई इस तरह जिसमें आपको कंट्रोलिंग एलिमेंट रखना है कि वो आपकी कमांड के ऊपर ओबे करें, जैसे हम फौज में भी कहते हैं ना, तो वो कमांड है और ओबे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको एक वहां पे एज अ लीडर भी बनना है। बिल्कुल, तो वहां पे शायद अथॉरिटेरियन स्टाइल जो है वो कामयाब हो जाए। सो इट्स अप टू यू अगेन द टीचर हाउ शी थिंक्स दैट विच स्टाइल कैन मेरे अंदर अगर शेड्स 2 स्टाइल के मौजूद हैं तो मैं किसको किस वक्त उस शेड को हम्म जाहिर करूं। लेकिन एक चीज और भी है कि हम्म अगर आपका इंडिफरेंट स्टाइल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो उसके ऊपर हम काम मेहनत कर सकते हैं। अगर आप लेज़र फेयर ज्यादा है, अगर आपका लेज़र फेयर ज्यादा आता है तो आप अथॉरिटेटिव की तरफ ज्यादा आइए, क्योंकि बहुत से मकतबा फिक्र ये कहते हैं कि अथॉरिटेटिव स्टाइल एक कामयाब स्टाइल है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन है तो आप कोशिश करें कि अथॉरिटेटिव टीचर कैसे बना जा सकता है, उसके ऊपर मेहनत की जा सकती है। हम्म तो ये तो हो गए जी आपके स्टाइल। अब बेस्ट स्टाइल क्या है इसका जवाब भी मैंने दे दिया। अब ये अहम बात है कि जो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली जो है वो कब स्टार्ट होता है, ये बड़ा सवाल होता है कि जी कब से कब तक चलता है। तो द मोमेंट यू एंटर योर स्कूल आपका क्लासरूम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, एंड फॉर दैट यू आर प्रोएक्टिव और नॉट। लेट्स से कोविड के बाद क्लासरूम्स की जो सिचुएशन है उसके लिए हम कितने तैयार हैं, क्या हमने एसओपीज और इससे निकल के और भी चीजें सोची कि बच्चे बेसिकली इस वक्त जब आ रहे हैं तो वो कितने थक हार के आ रहे हैं घरों के अंदर बंद होके, या खैर सब नहीं बंद, मैंने देखा है बच्चे मॉल्स पे भी जा रहे हैं, बच्चे गलियों में भी हैं, बच्चे
जो है वो अपनी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जो जरा कॉन्शियस पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको नहीं निकाला। तो अब जो है आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा नहीं है जो 2020 के स्टार्ट में आपके पास था। अभी उसके ऊपर स्ट्रेस का आंसर भी है, उसको एक नया माहौल मिला घर में बंद रहने का, उसको ऑनलाइन के भी एक स्ट्रेस पैटर्न्स हैं। हर दफा ऑनलाइन जो है वो बहुत कामयाब भी नहीं है बच्चों के लिए। कई जगहों पे बड़ा कामयाब है जहाँ बहुत इंटरैक्टिव टीचर है और वो सही हो रहा है, कई जगह पे वो बोर हो रहे हैं और उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल रही। तो क्या हमारा स्कूल, हम सब एग्जैक्टली एक्टिव हैं कि उनको हमने किस तरह से एक्सेप्ट करना है और किस तरह से वेलकम करना है और उनको किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज में हमें इन्वॉल्व करना है। मैं एक जगह कुछ स्कूल हेड्स थे, उनके साथ मीटिंग में थी और उन्होंने कुछ सजेशंस मांगी। तो उसमें एक जो मैं यहाँ भी बात करना चाहूंगी कि टीचर्स, अब आपके पास बच्चे मुख्तलिफ हैं, अब जो आ रहे हैं वो नहीं है। हो सकता है बहुत से बच्चे लाइक नालायक बन चुके हों, एवरेज बिलो एवरेज हो चुके हों, बिलो एवरेज एवरेज हो चुके हों, यू डोंट नो। तो आपने, मुझे पता है आप इन टच तो होंगे थ्रू योर जो आप ऑनलाइन कराते हैं, लेकिन फिर भी जो सही असेसमेंट है वो आपकी फेस टू फेस में जरूर होती है। तो वहां पे आपने ये करना है। आई एम सॉरी, जूम फिर खत्म हो रहा है। कल हमारा इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई एम वर्किंग ऑन गूगल क्लासरूम एज वेल एंड आई हैव आस्क्ड फॉर द जूम लिंक एज वेल, जो क्योंकि एसटीटी दे रहा था हमें, तो अभी उनकी कोई मीटिंग्स आ गई हैं। तो अभी अगर ये बंद हो गया तो प्लीज इसको रिज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम कंप्लीट कर लें। तो मैं बात कर रही थी कि प्रोएक्टिव हम रहें और हमें उसमें उनको एक्सरसाइजेस करानी है, उनको फिजिकल फिटनेस की तरफ लेके आना है, उनको डिफरेंट गेम्स की तरफ लेके आना है। हो सकता है कि लेसन के बीच में हमें छोटी छोटी ब्रेक्स के साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करवानी पड़े, जिसके लिए हमें अपने लेसन प्लान में स्पेशल स्पेस रखनी